हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर स्टडी। दिस इज संदीप कुमार और आज के सेशन के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पार्ट 9 जो रहेगा सीडीएस 1 2014 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो फिलहाल जो भी क्वेश्चन नंबर 81 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक होंगे वो सारे हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी हमारे साथ लाइव होंगे सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप अनअकैडमी को फॉलो नहीं करते हैं तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस एज वेल एज प्लस क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो एफकेट, सीडीएस, सीएपीएफ, टीए, आईएनएटी, इन सभी एग्जाम्स को इंक्लूडिंग एसएसबी आप हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ कैटेगरी में। इस तरह से फ्री क्लासेस अभी हमारी आपको मिल जाएंगी। फ्री क्लासेस हर एजुकेटर की मिलती है। प्लस क्लासेस आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको आपके लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहता है, बिकॉज आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पे हर सब्जेक्ट के लिए एक ही कोर्स मिलेगा जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे होंगे। हाउएवर आप इंडिविजुअली किसी भी टीचर का जो सब्जेक्ट है वो कवर कर सकते हैं, किसी भी जो टीचर की क्लासेस हैं वो देख सकते हैं। इस तरह से बैच कोर्सेज होते हैं, ये इंडिविजुअल कोर्सेज हैं। तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी हमारा सीडीएस का आईएमए बैच और सीएपीएफ का जो मास्टर कोर्स है वो दोनों लॉन्च हो चुके हैं। तो अगर आप सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या एफकेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है। अगर आप आज कल में 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो नवंबर तक वैलिड रहेगा, यानी कि आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो अगर आप यूज करते हैं करियर स्टडी डिफेंस करियर स्टडी लाइव कोड का, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपके पास 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान होते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 81 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 80 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको जो प्ले लिस्ट है वो भी आपको कंप्लीट मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। सो हमारे पास है ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल मीटिंग एक्सटर्नली एट पी, एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो इनमें से जो कौन सा करेक्ट है ये हमने बताना है। चलिए सो देखते हैं। सो हमें यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि एक क्या है हमारे पास, ए बी और सी डी जो है वो कोड्स हैं किसी सर्कल की। चलो ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग हम रख लेते हैं। कोई कोड्स हैं हमारे पास सर्कल की, तो एक सर्कल हो गया, उसकी कोड्स जो है वो एक्सटर्नली मीट कर रही है, तो इस तरह से इनको मीट भी करवा देते हैं। ठीक है, लेट दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट पी पॉइंट पे वो मीट कर रही हैं। दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी। इस तरह से हम इनको रख लेते हैं। सो हमें कहा है कि देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। पी ए इंटू पी डी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी बी। ओके, सो दूसरा हमारे पास है ट्रायंगल पी ए सी एंड पी डी बी आर सिमिलर। पी ए सी एंड पी डी बी। चलिए, तो बहुत ही सिंपल बात है कि दूसरा तो हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि ऑलवेज ट्रू होना ही होना है। पहले मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करता हूं, क्योंकि जो ट्रायंगल पी बी डी और ट्रायंगल पी ए सी है, देखो एंगल पी इनमें कॉमन है, और एंगल पी डी बी जो है वो एंगल पी सी के बराबर होना है। बिकॉज आपके पास कभी भी अगर आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। तो सिमिलर वे में एंगल पी बी डी जो है वो इक्वल होना चाहिए एंगल पी ए सी के। तो ये क्या हो जाएंगे, ये सिमिलर ट्रायंगल हो गई ना। ट्रायंगल पी बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी ए सी। तो एटलीस्ट हम ये तो जरूर बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। स्टेटमेंट 1 हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है या नहीं है। तो ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब स्टेटमेंट 1 को कैसे प्रूव कर सकते हैं। पी ए इंटू पी डी, पी ए इंटू पी डी जो है, तो इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। पी ए इंटू पी डी जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, पी सी इंटू पी बी। चलिए, सो देखो, अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर ये 1 होगा, सॉरी हम इसको 1 भी नहीं बोल सकते, मतलब हम रेशियो तो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि सिमिलर जरूर है, लेकिन हमें वैल्यू तो पता होनी चाहिए। तो जब तक हमारे पास वैल्यू नहीं है हम इनमें कुछ नहीं कह सकते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है। हमारे पास इस स्टेटमेंट के लिए कोई डाटा अवेलेबल है ही नहीं कि इसको हम प्रूव कर सकें, बिकॉज एटलीस्ट हमें पता हो ना कि इनका रेशियो कितना आ रहा है। 1:2 आ रहा है। अब हो सकता है ये 1 हो, ये वैल्यू 2 हो, ये वैल्यू 3 हो। तो उस हिसाब से अगर वैल्यूज होंगी तो ये कितना हो जाएगा। अगर ये 1 2 है तो ये आपके पास, और इसको अगर मैं 4 मानता हूं तो ये 2 होगा। तो मतलब पॉसिबिलिटी बहुत सारी हो सकती है, मतलब हमें कोई एग्जैक्ट डाटा गिवन नहीं है, तो हम कुछ ऐसा बोल नहीं सकते हैं।
सो यहां पे आपके पास क्या सिचुएशन बनेगी, ओनली स्टेटमेंट 2, यानी कि बी ऑप्शन आपका आ जाना है, ओनली 2 जो है वो आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारे पास, हमें कहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम विच इज नॉट अ रेक्टेंगल। एक पैरेललोग्राम है जो एक रेक्टेंगल नहीं है, सो 2 इंटू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। देखो पैरेललोग्राम में आपको हमेशा पता होगा कि जो स्क्वायर ऑफ साइड का सम होता है वो हमेशा डायगोनल्स के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। मान लो एक पैरेललोग्राम की अगर हम बात करते हैं, इस तरह से पैरेललोग्राम है जो एक रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगुलर शेप में नहीं है। सो लेट दिस इज ए बी सी डी, तो दिस इज ऑलवेज ट्रू कि आपके पास ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर पैरेललोग्राम में। लेकिन यहाँ पे तो मना करा है कि वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, सो 2 इंटू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखो ये अगर रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है, अगर ये रेक्टेंगल नहीं है तो दैट मीन कि सिर्फ 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पे एंगल ए जो है वो 90 नहीं होगा, बी पे 90 नहीं होगा। लेकिन ये तो आपको फिर भी पता है ना कि अगर पैरेललोग्राम है तो ए बी इज इक्वल टू सी डी तो होगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी तो होगा। तो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 इंटू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो मतलब ये तो हो गया गलत पहला, क्योंकि नॉट इक्वल टू नहीं, ये इक्वल टू होना चाहिए। सो अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को देखेंगे तो हमें कहा है कि ए बी सी डी जो है इज अ रोम्बस विद ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो मतलब रोम्बस जो है वो इस तरह से बन जाएगा ए बी सी डी। तो आपको ये भी पता होगा कि रोम्बस की सारी साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। सो हमें कहा है कि अगर ए बी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर जो है वो एन का क्यूब होगा फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का जो स्क्वायर आना है वो किसके इक्वल हो सकता है। तो आपको पता है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए है। तो अगर यहां से मैं ए सी का स्क्वायर लिखूंगा तो उसको हम कितना लिख सकते हैं, तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओके ए सी का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और सेम वे में बी डी का स्क्वायर ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ए बी का स्क्वायर प्लस, क्योंकि रोम्बस का जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रोम्बस होता है वो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4 इंटू ए बी का स्क्वायर। तो 4 इंटू ए बी का स्क्वायर है, अब हमें साइड तो गिवन है, सो दिस इज 4 इंटू 4 का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 64। हमें कहा था कि जो ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर होगा वो एन क्यूब होगा। क्या 64 किसी का क्यूब है? बिल्कुल है, सो दिस इज 4 का क्यूब। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो 2 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें एन क्यूब के फॉर्म में रखना था वेयर एन इज द पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83। हमें कहा है कि एबीसी इज अ ट्राइंगल right angled at B. Okay, so if AB is 6 सेंटीमीटर, so let इस तरह से हमारे पास है A B C and AB is 6, BC is 8, then what is the length of the circumradius and this is 8। तो अगर circumradius बनानी है तो मतलब इस तरह से सर्कल होगा कोई, एंड आपको पता है कि यहाँ पे जो आपके पास मतलब एक प्रॉपर्टी अगर हम लगाते हैं तो सर्कल का जो डायमीटर होता है, सर्कल का जो डायमीटर होता है वो सर्कुम्फ्रेंस पे 90 बनाता है। तो अगर यहाँ पे एंगल 90 बन रहा है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, सर्कल का जो डायमीटर होता है वो सर्कुम्फ्रेंस पे 90 डिग्री बनाता है। तो अगर AC से B पे 90 बन रहा है तो दैट मीन AC मस्ट बी डायगोनल, और अगर AC डायगोनल है तो हमें हमसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सर्कुम रेडियस। तो रेडियस कितना आएगा? 4 आ जाना है, सॉरी 8 नहीं आएगा, यहां से 10 आएगा, सॉरी फॉर दिस, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सो रेडियस कितना आ जाना है? 5 आ जाना है। सो इट शुड बी डी ऑप्शन। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। 84 हमारे पास है, AD इज द इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ABC विद AB is 3 एंड AC is 1, देन व्हाट इज द BD रेशियो BC इक्वल टू। तो AD जो है वो क्या है? इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर है। चलिए, सो अगर हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, वो ट्राइंगल किसी भी तरह की हो सकती है ABC, और AD जो है वो इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर है with AB is equal to 3, AC is equal to 1, then what is BD ratio? BD ratio BC, BD ratio BC बताना है हमने कि कितना होगा। चलिए, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, अगर ये एंगुलर बाइसेक्टर है तो दैट मीन अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा,
तो पहली चीज तो हम ये बोल सकते हैं। एंड और हम यहाँ पे अगर देखें, ओके सो हमें ये भी पता है कि जो इंटरनल, देखो ये प्रॉपर्टी है, अब प्रॉपर्टीज में लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, उनको लिख लीजिएगा जो भी मैं बोल रहा हूं, कि जो एंगुलर बाइसेक्टर होता है ना किसी भी ट्रायंगल का, वो अपोजिट जो साइड होती है उसको डिवाइड कर देता है। ठीक है, उसको एक प्रॉपर रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो आपके पास सामने जो बनना है, सामने कौन सी साइड है, बी डी और डी सी बन जाएगा। सो बी डी रेशो डी सी जो आना है दैट मस्ट बी, ये प्रॉपर्टी रहती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, बी डी रेशो डी सी जो है वो क्या आना है, ए बी रेशो ए सी के बराबर आना है। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है कि जो एंगुलर बाइसेक्टर होता है, इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर जो होता है, वो सामने वाली साइड को उसी रेशो में डिवाइड कर देता है, उसी प्रॉपर रेशो में डिवाइड करेगा जिसमें ऑलरेडी उस एंगल की साइड्स होती हैं। तो दैट्स इट। यहां से अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, बी डी डी सी तो हमें पता नहीं है, और हमने बी डी रेशो बी सी बताना है, बी डी रेशो बी सी बताना है। चलो सो क्या कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बी डी अपॉन में डीसी को मैं बी सी माइनस बी डी पुट कर सकता हूं, बन जाएगा ये डीसी इज इक्वल टू ए बी कितना है, 3 अपॉन में 1। तो यहां से अगर हम पुट करेंगे तो ये कितना बनेगा, बी सी माइनस बी डी। तो बी सी में से बी डी अगर माइनस कर देंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओके तो यहां से मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि बी डी इज इक्वल टू 3 BC माइनस 3 BD। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 4 BD इज इक्वल टू 3 BC। हमसे पूछा है बी डी रेशो बी सी, सो बी डी अपॉन में बी सी कितना आएगा, 3 अपॉन में 4, एंड दिस इज द आंसर। सो एक प्रॉपर्टी लग रही है, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 85। हमें कहा है कि द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन विद कॉमन रेशियो आर इज लेस देन 1। ओके, so if the triangle is a right angle triangle then r square is given by, तो r square जो है वो कैसे गिवन होगा। ओके चलिए, सो हमारे पास क्या है, साइड ऑफ अ ट्रायंगल जो है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो आपको आई होप ये क्लियर होगा कि अगर एक साइड जो है वो ए आर रेज टू पावर ए होगी, या फिर इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि वो लेस देन आर जो है वो हमारा लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 में हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर एक साइड अगर ए होगी तो दूसरी होगी ए आर और तीसरी होगी ए आर का स्क्वायर। अगर आर जो है वो लेस देन 1 है तो दैट मीन ये वैल्यू सबसे छोटी होगी, उससे बड़ी ये वैल्यू होगी, उससे बड़ी ए होगी, सबसे बड़ी वैल्यू तो ए ही होनी है ना यहाँ पे, क्योंकि आर जो है वो लेस देन 1 है, तो दैट्स वाई कि वो फ्रैक्शन में जाएगा और छोटा करेगा नंबर को। चलिए, सो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट हाइपोटेन्यूज इज ए, इसको मैं ए आर मान लेता हूं, इसको मैं ए आर का स्क्वायर मान लेता हूं। सो अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगा दूंगा तो ये क्या बनेगा, ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर 4 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, सो आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इज इक्वल टू, और ए स्क्वायर कट होना है इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा यहां से आप ध्यान दीजिए कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। सो देखो, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो ग्रेटर देन 0 ही होता है, तो अगर आर स्क्वायर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होगा तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि जैसे हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हो, उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, उस तरह से हम वैल्यूज को लिख सकते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि कितनी वैल्यू बनेगी। तो अगर मैं r को लिखूंगा सो दिस इज माइनस बी, सो माइनस 1 प्लस, मैं सिर्फ पॉजिटिव लिख रहा हूं क्योंकि आर स्क्वायर पॉजिटिव है तो नेगेटिव वैल्यू लेनी नहीं है, बी स्क्वायर, सो दिस इज 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन में 2a। ओके, सो इसकी वैल्यू कितनी बननी है, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 प्लस 4 है तो 5, तो माइनस 1 प्लस √5 अपॉन में 2, सो इट शुड बी बी ऑप्शन। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट इतना भी नहीं है, बस आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखो और आपका इजीली जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। कोई भी डाउट हो तो बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास है, ओके
सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। हमें कहा है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी एडी इज द परपेंडिकुलर टू बीसी एंड बीई इज परपेंडिकुलर टू एसी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सो एक ट्रायंगल है ए बी सी और ए डी जो है वो परपेंडिकुलर टू बी सी है एंड बी ओके सो बीई जो है वो परपेंडिकुलर टू ए सी है। चलो ठीक है, हमें कहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो सही होना है। ओके तो यहां से अगर मैं सिमिलरिटी से प्रूव करना चाहूं तो इजिली हो जाना है। अगर मैं ट्रायंगल ए डी सी को प्रूव करना चाहूं बीई सी के साथ, ठीक है, ए डी सी को बीई सी के साथ हम प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ट्रायंगल को देखोगे ए डी सी और ट्रायंगल बीई सी को, एक तो एंगल डी जो है वो एंगल ई के बराबर होगा, 90 डिग्री है, ठीक है, सो इजिली इक्वल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट कौन सा हो जाना है। ओके सो दूसरा हमारे पास पॉइंट हो जाना है, दोनों में सी कॉमन है तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ई, तो एक तो एंगल कॉमन है। और अगर हम देखेंगे क्योंकि 90 डिग्री वाले में हमें ज्यादा चेक तीनों चीजें नहीं चेक करनी होती है, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ए सिमिलैरिटी लग जाती है, ठीक है। तो ए सिमिलैरिटी के हिसाब से ही हम इसको क्या कर कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी सी जो है सिमिलर टू ट्रायंगल बीई सी होगा। और अगर ये सिमिलर है तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास रेशो सेम होना है। तो रेशो अगर सेम होगा तो कौन कौन सा रेशो लिया जाएगा। 90 ये अगर हमारे पास है, ओके, तो सी ए के सामने बी सी यानी कि ए सी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू सी डी अपॉन में सीई, क्योंकि मुझे ऑप्शन भी देखने हैं। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा ए सी इंटू सीई इज इक्वल टू सी डी इंटू बी सी। और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए सी इंटू सीई बी सी इंटू सी डी। सो इट शुड बी बी ऑप्शन, एक बार चेक कर लीजिएगा। सिमिलरिटी का रूल लगाया है, बाकी इसमें कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 87 है। तो 87 में क्या कहा है, हमें कहा है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, E is a point on BC such that BE ratio EC is M ratio N, and if AE and DB intersect in F, then what is the ratio of the area of triangle FEB to the area of triangle AFD। चलिए सो इसे भी देख लेते हैं। हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम को हम मान लेते हैं इस तरह से। और चलिए सो ये है ए बी सी डी और हमें डायगोनल भी गिवन है तो डायगोनल को थोड़ा मैच कर लो। E इज द पॉइंट ऑन BC, BC के ऊपर E जो है वो BC के ऊपर E पॉइंट है। सॉरी डायगोनल नहीं मैच हुए हैं तो इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ठीक है, ये डायगोनल नहीं है। ओके सो क्या पॉइंट है, E जो है वो इसके ऊपर कहीं पॉइंट है तो इसके ऊपर E पॉइंट रख लो एंड सच दैट AE एंड DB को भी मिला लो। सो AE रेशो AE BE रेशो EC जो है वो हमारे पास M रेशो N है, BE रेशो EC एंड AE एंड DB इंटरसेक्ट इन F, तो ये F पॉइंट है। चलिए सो इतना काफी है। अब हमें क्या कहा है, देखो एक तो हमें ये कहा हुआ है कि BE रेशो EC जो है वो M रेशो N है, तो फर्स्ट थिंग तो ये ध्यान रखनी है। एंड उसके बाद जो है अगर ये M रेशो N है तो इसको मैं M और N ऐसे BE और इसको EC को मैं N मान लेता हूं। चलिए सो बाकी जो है मुझसे पूछा क्या है, ट्रायंगल FEB का एंड AFD का पूछा है। तो चलिए कोई बात नहीं। सो देखो अगर आपके पास ये पैरेललोग्राम है तो BC इज इक्वल टू ADB होगा। तो यहां से अगर मैं रेशियो निकालना चाहूं BE अपॉन में BC का, दैट इज इक्वल टू BE अपॉन में AD होगा। मतलब नॉर्मल सी बात है क्योंकि यहाँ पे BC इज इक्वल टू ADB होना है ना, पैरेललोग्राम है, तो इसलिए मैंने ये रेशियो क्या बनेगा, BE की वैल्यू कितनी है M और BC की होगी M प्लस N। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका रेशियो आपके पास M अपॉन में M प्लस N आना है। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है, ओके सो बस अगर हमारे ये जो है सिमिलरिटी प्रूव हो जाती है तो सिमिलरिटी के बेसिस पे आपको पता है कि एरिया जो है वो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ट्रायंगल BEF एंड ट्रायंगल
ए एफ डी को देखो, इन दोनों ट्रायंगल को। एक तो देखो एफ पे एंगल जो इक्वल है, एफ वर्टिकली अपोजिट है, एफ इज इक्वल टू एंगल, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल एफ, वर्टिकली अपोजिट है। और उसके बाद सेकंड चीज जो यहां पे प्रूव हो जाएगी वो आपके पास रहेगा ए। ओके, सो अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में आपको पता है कि आपके पास अल्टरनेट, क्योंकि लाइंस पैरेलल है तो ए बी इज पैरेलल टू डीसी होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होने हैं, तो दैट मीन मैं ये कह सकता हूं, बट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर बने नहीं, तो जस्ट 1 सेकेंड। तो हम ये बोल सकते हैं कि कौन सा एंगल इक्वल बनेगा। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। सो हमारे पास एफ ई बी जो है, एंगल एफ ई बी जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, एफ ए डी के। ठीक है, एफ ए डी के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि आपके पास ये हमें ऑलरेडी कहा हुआ था कि ये जो है वो एम रेशियो एन में डिवाइड हो रहे हैं, और ये क्योंकि हमारे पास क्या है, अल्टरनेट एंगल्स बन जाने, तो अल्टरनेट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, एक वर्टिकली अपोजिट बन जाएगा, एक अल्टरनेट एंगल बन जाएगा। सो एंगल एंगल सिमिलरिटी लगाएंगे तो ट्रायंगल बीई एफ जो है, मतलब ट्रायंगल बीई एफ जो है वो सिमिलर होगी ट्रायंगल ए एफ डी के। दैट्स इट। तो आपको पता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स में जो एरिया होता है वो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर मैं यहां पे ये लिखना चाहूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई डी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ डी, वो किसके बराबर आना है, बीई का स्क्वायर अपॉन में ए डी का स्क्वायर, यानी कि एम का स्क्वायर अपॉन में एम प्लस एन का होल स्क्वायर। सो आई होप ये आंसर आ गया आपका, कौन सा, डी ऑप्शन, डायरेक्ट ऑप्शन है, एम अपॉन में एम प्लस एन का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 88 है हमारे पास, हमें कहा है कि फॉर ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ आर सिमिलर सच दैट 2AB is equal to DE and BC is equal to 8, then what is EF equal to, तो EF की जो वैल्यू है वो कितनी होगी। चलिए, तो अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ABC एंड DEF, मतलब ये मैंने इक्वलेंट साइड्स लिख दी हैं, एंड 2AB जो है वो DE के बराबर है। सो मतलब एक रेशियो गिवन है कि AB अपॉन में DE जो है वो 1 अपॉन में 2 होगा, तो मतलब ये अगर 1 है तो ये 2 होगा। ओके, सो अब हमें ये कहा है कि एंड BC जो है वो 8 है, तो अगर BC 8 होगा तो ये 16 होगा, तो व्हाट इज EF इक्वल टू, बात ही खत्म होगी, क्योंकि रेशियो तो इक्वल ही रहना है, सिमिलर ट्रायंगल्स में रेशियो जो आना है वो इक्वल ही आना है। क्वेश्चन नंबर 89 है, हमें कहा है कि अ रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया इज ड्रॉन इनसाइड अ सर्कल ऑफ डायमीटर 5 सेंटीमीटर। ओके, सो व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल, तो इस रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया जो है वो कितना हो सकता है, ये हमने बताना है। चलिए, तो हम एक सर्कल मान लेते हैं, उसमें हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, और मैक्सिमम एरिया का होना चाहिए वो, और डायमीटर जो है वो 5 है। चलिए, डायमीटर जो है वो 5 है, तो आपको पता है कि अगर ये ए बी सी डी होगा तो इस बेसिस पे हमारे पास क्या सिचुएशन बनी है, तो अगर ये साइड होगी, अब मैक्सिमम जो है, देखो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके पास जो मैक्सिमम रेक्टेंगुलर एरिया होगा वो आपके पास स्क्वायर होता है, मतलब हमेशा ध्यान रखना है वो रेक्टेंगल। अब देखो कोई कोई कहेगा कि ये अगर एक्स है तो ये एक्स कैसे होगा, क्योंकि रेक्टेंगल मानना है, बट आप हमेशा ध्यान रखिए रेक्टेंगल भी स्क्वायर का ही एक टाइप होता है। ठीक है, रेक्टेंगल भी स्क्वायर का ही एक, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल का स्पेशल केस है, जहां पे सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं। तो अगर हमें रेक्टेंगल चाहिए विद मैक्सिमम एरिया, तो वो जो है वो एक स्क्वायर होगा, तो अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, ये भी x होना है, ये भी x होना है, पाइथागोरस लगाएंगे तो आपको पता है कि x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और यहां से अगर मैं कितना बनेगा, ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, सो x का स्क्वायर कितना आएगा 5/2, और आपके पास एरिया कितना होता है, एरिया होता है आपके पास, वैसे मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ जो आपके पास स्क्वायर रहेगा तो वो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि 5 का स्क्वायर अपॉन में 2, सो दिस इज 25/2, सो एरिया इज इक्वल टू 12.5। बाकी अगर आप यहां से कर रहे हैं तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 5/2 का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 25/4, सॉरी साइड का स्क्वायर बना
और ये हमारे पास कितना बन जाएगा, साइड हमने एक्चुअली कितना माना है, x ये माना है और x ही ये माना है, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई थी, यहां मैंने 5 का स्क्वायर नहीं लिया, सो दिस इज 25, तो 25/2 है, सो दिस इज 25/2, तो 25 इंटू 25 अपॉन में 2 इंटू 2, सो ये भी आपका 12.5 ही आना है, ठीक है। सो आप ऐसे करो, अदरवाइज ये आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। एरिया क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन में 2, सो दिस इज 5 स्क्वायर अपॉन में 2, 12.5, बी इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें कहा है कि ड्रेनेज टाइल इज सिलेंड्रिकल शेल 21 सेंटीमीटर लॉन्ग, the inside and outside diameter are 4.5 and 5.1 centimeter respectively. So what is the volume of the clay required for the tile? इस टाइल को बनाने के लिए कितना हमें वॉल्यूम चाहिए होगा। बहुत इजी चीज है, आपके पास एक टाइप ऑफ, हम ये बोल सकते हैं कि होलो सिलेंडर है एक तरह से, मतलब इस तरह से होगा, सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप है, कहा हुआ है ड्रेनेज टाइल जो है वो सिलेंड्रिकल शेल है, 21 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एंड इनसाइड एंड आउटसाइड डायमीटर जो है वो 4.5 एंड 4.5 एंड 5.1 है, 5.1 जो है वो आउटसाइड है, इनसाइड जो है वो 4.5 है। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्ले रिक्वायर्ड, तो वॉल्यूम क्ले का क्या रिक्वायर्ड होगा, जो बीच वाला होगा, तो कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ आउटसाइड माइनस वॉल्यूम ऑफ इनसाइड, तो क्या यूज हो जाना है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि सिलेंडर है तो दिस इज पाई R1 स्क्वायर एच माइनस पाई R2 स्क्वायर एच, सो पाई कॉमन है, एच कॉमन है, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, सो पाई मैंने पुट नहीं करना है, एच कितना है 21 इंटू R1 का स्क्वायर, 5.1 का हाफ कर लेंगे तो कितना आएगा 2.55 का स्क्वायर माइनस 2.25 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आना है, ये इसको जरा चेक कर लीजिएगा, सो इट शुड बी 30 ठीक है 30.24 पाई, जो भी यूनिट है सेंटीमीटर का, वॉल्यूम है तो क्यूब आ जाना है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी नन ऑफ द अबव आ जाएगा, बिकॉज आपके पास पाई को सॉल्व करना नहीं है, सो ऑप्शन नहीं है, सो इट शुड बी डी। तो आई होप ये क्लियर होना चाहिए, यहां तक चेक कर लीजिएगा, कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा सो दैट आगे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी करते हैं इस सेशन को ऑफ, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तो सभी को फिलहाल मेरी तरफ से थैंक यू, सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग एंड जय हिंद।